हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास होने वाला है पॉलिटिकल साइंस क्लास 7। चूँकि ये मेरे नोट्स में क्लास 8 है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं, इसलिए ये क्लास 7 होगा। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। मैंने प्लेलिस्ट हर वीडियो का बनाया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ना 3 अनुच्छेद को आप पढ़ लें इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद है 335 का, जो कि क्या कहता है कि लोक सेवाओं में, अनुच्छेद 335 कहता है कि लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय एससी और एसटी के दावे को प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए स्वीकार करेगा। यानी लोक प्रशासन की नियुक्ति में जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें नियुक्ति करने के टाइम एससी एसटी का जो दावा होता है ना, उसको बनाए रखते हुए आपको नियुक्तियां करवानी होगी। यही अनुच्छेद 335 बोलता है। अगला अनुच्छेद है 350। वो क्या बोलता है? 350 कौ है, आइए हम लोग जानते हैं। अल्पसंख्यक के बालकों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी निचली जाति के लोग हैं, उनको निचली जाति नहीं, अल्पसंख्यक हम लोग बोल सकते हैं, उनके बालकों को उनकी ही मातृभाषा में, जैसे हम लोग अगर हम लोग भोजपुरिया बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा है। बिहारी लैंग्वेज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, उसी टाइप से और उनकी भी जो भाषा होगी, उनकी भाषा में ही, मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी। ये अनुच्छेद 350 को बोलता है। अब अगला अनुच्छेद है 351, बहुत इम्पोर्टेंट है। संघ सरकार को यह कर्तव्य होगा कि संघ सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं विकास करे। यानी संघ सरकार का यह काम होगा कि हिंदी भाषा का वो प्रचार प्रसार करे और उसका विकास भी करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों ही अनुच्छेद, और तीनों ही अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ बोल सकते हैं एग्ज़ाम व्यू से, आप उसको याद कर लें। अगला है कि आपको देखिए, मैं कुछ चीज़ बताने वाली हूँ कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसे कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। 3 क्वेश्चन इसमें है। मौलिक अधिकार भाग कितने में दिया गया है? तो भाग 3 में इसका जिक्र है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार? तो 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया गया है इसका जिक्र, और ये कहाँ से अपनाया गया है? तो यूएसए से अपनाया गया है। उसी तरह से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जब पढ़ते हैं तो वो कितने भाग में इसका जिक्र है? तो इसका जिक्र है भाग 4 में। ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो 36 से 51 तक में इसका जिक्र है। और ये इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से इसे लिया गया है। आप सबको पता है कहाँ से इसे अपनाया गया है? तो आयरलैंड से अपनाया गया है। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। इसको परिवर्तन हम लोग न्यायालय में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके इसको परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आप इसको नहीं या ना है लिख सकते हैं, नहीं है इसको लिखिएगा, या फिर अपरिवर्तनीय आप इसको लिख सकते हैं। अपरिवर्तनीय रहने दीजिए, अपरिवर्तनीय है यानी परिवर्तन इसको नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। क्या मौलिक अधिकार जो है वह यह व्यक्तियों के अधिकार के लिए है, लेकिन वहीं पे डीपीएसपी की बात करें तो ये समाज की भलाई के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नशीला पदार्थ बिहार में बंद है, तो वो समाज की भलाई के लिए है ना, तो उसे हर राज्य जरूरी नहीं है लागू करेगा। जिस राज्य को लगेगा कि मेरे राज्य में इस चीज़ को करना ज़रूरी है और इससे करने से हमारे राज्य का भला होगा, तो वो उस चीज़ को कर सकते हैं। अगला है कानूनी मान्यता है किसकी? मौलिक अधिकार में कानून की मान्यता है, लेकिन वहीं पे डीपीएसपी में कानून की अमान्यता है, यानी मान्यता नहीं है।
इसमें राजनीतिक मान्यता हम लोग बोल सकते हैं कि राजनीतिक मान्यता है। अगला है मौलिक अधिकार में सरकार के महत्व को ये घटाता है और वहीं पे डीपीएसपी सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आप ये इन दोनों में तो अंतर समझ गए होंगे और इन दोनों में अंतर समझने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं आगे पढ़ने में। अगला है मौलिक कर्तव्य। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, जो कि भाग 4A या 4 को आप बोल सकते हैं में इसका जिक्र है, या फिर 51A या 51 क में इसका जिक्र है। मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो इसे रूस से अपनाया गया है, यूएसएसआर से इसे अपनाया गया है। उसके बाद अगला है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। इसकी प्रवृत्ति है कि न्यायिक द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी अवादी योग्य है मौलिक कर्तव्य भी, क्योंकि इसे जोड़ा गया है 4A के द्वारा, आप सबको पता है। और इसे ना लागू जो किया गया था वो किसके सिफारिश पे लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में लागू किया गया था। इसकी प्रकृति है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये अवादी योग्य है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में लागू किया गया था। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। आगे है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 होगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 78 में हुआ। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग 1900 मैं लिख देती हूँ 1976 इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। संविधान में भाग 4 को एवं अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। अगर भाग पूछेगा तो 4 को है और अनुच्छेद पूछेगा तो 51A को अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। पहले क्या था? 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, याद रखिएगा, एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। पहले कितने मूल कर्तव्य थे? केवल 10 थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता, अभिभावक एवं संरक्षक का यह दायित्व होगा कि, यानी जो भी बच्चे की देखभाल करते हैं उनका दायित्व होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें। अगर पूछेगा 11वां मूल मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें, 86वें। उसके बाद क्या हो गया कि अगर ये पूछेगा 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ये किस में जोड़ा गया था? तो ये भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। उसके बाद है 51A अनुच्छेद। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे। देखिए अब इसमें क्या क्या बात कहा गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा, 10वां, 11वां तक आपका इम्पोर्टेंट ही है। एक बार इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। तो आइए एक एक करके हर मौलिक कर्तव्य को हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है, एक बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज गान का आदर करें। ये पहले मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। उसके बाद दूसरा हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट INM को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। यानी कि स्वतंत्रता में जितने भी बलिदान हुए हैं, जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में हर चीज़ दिया गया है ना, तो उसको उससे प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाएं और हृदय में उसको संजो के रखें और उसका पालन भी करें। ये भी दूसरे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताता है कि देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद पांचवा मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताएगा, मातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, जाति, भाषा के भेदभाव से परे हो। अगला है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, 5 तक हो गया है, हमें पढ़ना है 11 तक। तो आइए आगे पढ़ते हैं। छठा, सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करें। ये छठे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा है। अभी छठा हो गया, अभी सातवां हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। सातवां क्या है कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और उन्हें बढ़ाए प्राणी के प्रति उनके बनाए गए प्राणी के प्रति दया भाव रखें। यानी प्रकृति पर्यावरण की तो रक्षा हम लोग करेंगे और उनको बढ़ाएंगे भी, और प्राणी के प्रति हम लोग क्या करेंगे, दया की बढ़ाएं और बढ़ाएं, जो भी लिखना चाहे आप लिख लें इसको। तो उनके प्रति हम लोग क्या करेंगे, दया की भावना को रखेंगे। अगला है आठवां मौलिक कर्तव्य कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है मानववाद एवं ज्ञानार्जन के लिए, इसको भी हम लोग सुधार के लिए विकास करें, मतलब इसको सुधार समय समय पर करते रहें। ये भी मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जितने भी सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं ना, सरकारी संपत्ति उसको ही बोलेंगे, उनको हम लोग सुरक्षित रखें, उनकी देखभाल करें और हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा से हम लोग दूर रहें। 10वां क्या बोलता है मौलिक कर्तव्य कि व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उपलब्धियों को हो, मतलब उपलब्धि किसको हो, राष्ट्र को हो। व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें और जिससे राष्ट्र उपलब्धि की ओर हो, मतलब राष्ट्र को उपलब्धि प्राप्त हो, यही बोल रहा है। अगला है जो कि 11वां है, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्रदान कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आप लोग बताएं, आपकी होगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्रदान कराएं। वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 4 क और 51 क, 4 क भाग है और 51 ए ये अनुच्छेद है, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके, एक कमेंट से, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, जैसे उनका कमेंट तो आता है, मुझे हंसी भी आता है, लेकिन एक लाइक पे मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन लोग लाइक करते हैं मेरे चैनल को और कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगले बार ये मुस्कान मेरे चेहरे पे उस लाइक को देख के हो। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं लगेगा, उससे मुझे अर्निंग नहीं होता, लेकिन मैं मोटिवेट होती हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप सबके सामने आएगा। थैंक यू सो मच।